हेलीकॉप्टर दूर जाकर फिर पलट गया था। मैंने निहायत फुर्ती से मशीन गन संभाल ली थी। पता नहीं हेलीकॉप्टर वालों को इस सूरत हाल का अंदाजा हुआ था या नहीं। मैं उन लोगों को मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचे यूं ही हेलीकॉप्टर रेंज में आया, मैंने फायर खोल दिया। वो लोग धोखा खा गए। इस बार उन्होंने रुख बदल लिया और मुझे इसका अंदाजा हो गया था। चुनाचे मेरी पहली ही कोशिश कामयाब रही। हेलीकॉप्टर वापस पलटा, लेकिन वो ज्यादा दूर न जा सका और फजा में ही एक धमाके से उसके परखचे उड़ गए। जलते हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े गहराई की तरफ गिर गए। नीचे से मुसरत भरी चीखें उभरी। फिर मैंने मशीन गन नीचे खड़े हुए मैकनो को थमा दी और संभल कर खुद भी नीचे उतर आया। किसी के मुंह से कोई आवाज न निकल सकी। बर्ड खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं उसके पास पहुंच गया। बर्ड ने सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर मुझे देखा और फिर सामने मुतवज्जे हो गया। ये खौफनाक सफर अब आखिरी मरहले में था। थोड़ी देर के बाद वो चढ़ाई नजर आ रही थी जिसे उबूर करके खाई के दूसरे किनारे पर पहुंचना था। मगर इससे पहले कि हम चढ़ाई तक पहुंचते, एक और मसला सामने आ गया। बर्ड ने अचानक ही रफ्तार कम करना शुरू कर दी और लैंड रोवर को रोक दिया। उसने ड्राइविंग का जो नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया था वो अपनी मिसाल आप था। हम लोगों को उस पर काफी एतमाद हो गया था। लैंड रोवर रोककर वो नीचे उतरा तो मैं भी उसके साथ नीचे आ गया। बाकी लोग खामोशी से गाड़ी में बैठे रहे। वो बोला, चीफ, अब तक के सफर में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन ये जगह खतरनाक है। क्या तुम आखिरी सिरे तक मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा चलो, और हम दोनों चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगे। बर्ड ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक खौफनाक सूरत हाल दरपेश है चीफ। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? बोला, उस जगह दीवार की चौड़ाई अब तक के रास्ते के मुकाबले में कम है। जरा गौर करो चीफ। मैंने कहा, हाँ बर्ड, मैं देख रहा हूँ। उसने कहा, लैंड रोवर के पहियों की चौड़ाई इसके बराबर ही होगी। दीवार के किनारे इतने मजबूत नहीं हैं कि टायर उन पर जम सकें। जरा ऊपर तक देख लें चीफ, क्या सूरत हाल है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आओ, और हम दोनों तेज रफ्तारी से चढ़ाई तय करने लगे। बाकी लोग अपनी जगह पर मौजूद थे। बर्ड वाकई तजुर्बाकार था। अब तक वो सुकून से लैंड रोवर ड्राइव करता रहा था, लेकिन उस जगह रुककर उसने दानिशमंदी का सबूत दिया था, क्योंकि चढ़ाई पर अंधाधुंध दौड़ जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। आगे चलकर ये जगह इतनी पतली हो गई थी कि गाड़ी के उससे गुजरने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बर्ड ने कहा, देखा चीफ, मुझे इसका अंदेशा था। मैंने कहा, इसका मतलब है बर्ड, लैंड रोवर यहीं छोड़नी होगी। बर्ड ने कहा, 100%। हम वापस आ गए और उन लोगों को सूरत हाल बताई। फाखरा गहरी सोच में डूब गई। आतिफ और लुत्फी के चेहरे बिगड़ गए थे। लुत्फी ने आहिस्ता से कहा, इस तरफ आना ही गलत था। फाखरा चौंक कर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार उभर आए थे। फिर वो बर्दाश्त न कर सकी तो बोली, हम लोग स्विट्जरलैंड की सयाहत पर नहीं आए हैं। जाहिर है कोई भी गैर मुतवक्के बात किसी भी वक्त हो सकती है। फाखरा की बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। मैकनो हमेशा की मानिंद था। वो सिर्फ अमल करना जानता था। क्यों करना है, इससे उसे कोई गरज नहीं थी। लैंड रोवर निहायत एहतियात से खाली की जाने लगी। तमाम सामान के पैकेट बनाए गए और उन्हें कैनवस के बैग में रख कर कंधों पर चढ़ा लिया गया। मैकनो ने मशीन गन संभाल ली थी। उसके बाद हम लोग एहतियात से आगे सफर करने लगे। दाएं बाएं वही खौफनाक गहराई थी जिसमें झांकना भी दहशत तारी करता था। सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाला मैकनो था, उसके बाद फाखरा, फिर लुत्फी और आतिफ थे, और आखिर में बर्ड और मैं। हम खाई के किनारे से कुछ फासले पर जा रुके और सामान जमीन पर फेंक कर लंबे लंबे लेट गए। ये सफर वाकई नाकाबिल यकीन था और इसमें कामयाबी की उम्मीद किसी को नहीं थी। फिर हेलीकॉप्टर का वाकया। ऐसी हालत में जहन वाकई अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल खामोशी रही। फिर बर्ड ने कहा, क्या लैंड रोवर को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? फाखरा ने पूछा, तो फिर? उसने कहा, अब वो न जाने कब तक उस बुलंदी पर टिकी रहेगी। अगर किसी सयाह का यहाँ से गुजर हुआ तो वो दुनिया के इस 8वें अजूबे को बड़ी हैरत से देखेगा। मैंने कहा, एक और बात भी है बर्ड। वो बोला, वो क्या चीफ? मैंने कहा, अगर हेलीकॉप्टर की तबाही का इल्म हमारे दुश्मनों को हो गया और वो हेलीकॉप्टर तबाह करने वालों की तलाश में निकले तो लैंड रोवर उनकी रहनुमाई कर देगी और वो ये अंदाजा लगा लेंगे कि किसी न किसी तरह हमने उस दीवार को उबूर करके इन जंगलों का रुख किया है। जबकि इसके बरक्स अगर उन्हें हेलीकॉप्टर की तबाही का इल्म हो भी गया तो वो ये नहीं मालूम कर सकेंगे कि हमने किस तरह उसे तबाह किया और हम खुद कहाँ हैं। फाखरा ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये बात तो दुरुस्त है। बर्ड ने कहा, तो फिर क्या प्रोग्राम है इसके लिए? मैंने कहा, हम इससे हाथ तो धो ही बैठे हैं, तो क्यों ना उसे तबाह कर दिया जाए। बर्ड अपनी जगह से उठा। 1 मिनट। मैकनो से मशीन गन ली और किनारे पर आ बैठा। ये कदम उसने अचानक ही उठाया था। मशीन गन से लैंड रोवर को किस तरह गिराया जा सकता है ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बर्ड वाकई ज़हीन आदमी था। उसने मशीन गन से लैंड रोवर के एक समत के टायरों का निशाना लिया
और उसके बाद फायर खोल दिया। मशीन गन की गोलियों से लैंड रोवर के दोनों टायर अचानक फट गए और उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी वजह से उसका बैलेंस कायम न रह सका। किनारे से टायरों का फासला 1 फुट से कहीं ज्यादा नहीं था। चुनाचे जूं ही उसका बैलेंस बिगड़ा, वो उसी समत लुढ़क गई जिधर के टायर ब्रस्ट किए गए थे और उसके दूसरे टायरों ने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी। उसके बाद हम लैंड रोवर को नीचे गहराइयों में गिरता देख रहे थे, यहाँ तक कि वो एक धब्बे की शक्ल में रह गई। फिर बहुत नीचे गहराइयों में कुछ नन्हे नन्हे शोले से चमके और हम वापस अपनी जगह आ बैठे। लैंड रोवर का खेल खत्म हो गया था। लुत्फी और आतिफ के चेहरों पर नाखुशगवारी के तासुरात थे। फाखरा ने उसे महसूस किया था और उसकी तेवरियां भी चढ़ गई थीं। उसे उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया था। मैकनो खामोश बैठा खला में घूर रहा था। न जाने उसके जहन में क्या क्या ख्यालात थे। मैंने माहौल को तब्दील करने की गरज से कहा, बड, क्या तुम कोई साज नहीं बजा सकते? बड ने कहा, फिलहाल तो मेरे पास माउथ ऑर्गन है चीफ, अगर इजाजत दो तो। और जेब से माउथ ऑर्गन निकाल कर होंठों से लगा लिया। बिलाशुबा उसे माउथ ऑर्गन बजाने में भी कमाल हासिल था। एक लम्हे में उसने माहौल में तब्दीली पैदा कर दी। लुत्फी और आतिफ अब अपनी जगह बैठे सर्द सी निगाहों से बड को देख रहे थे। बड काफी देर तक माउथ ऑर्गन बजाता रहा। उसके बाद उसने कहा, फेफड़ों की हवा खारिज हो जाने की वजह से पता नहीं क्यों मैदे पर असर पड़ा है चीफ। अगर खाने का प्रोग्राम हो जाए तो। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी और थोड़ी देर के बाद हम अपने साथ लाई हुई चीजों से पेट का जहन्नम भर रहे थे। मैकनो अपनी खुराक लेकर आगे बढ़ गया। वो जंगलों में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी शख्सियत पर तस्करा करते हुए फाखरा से कहा, मैकनो हर किस्म के ख्यालात से बेपरवाह मालूम होता है, वैसे बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक है ये। फाखरा ने कहा, इसके बारे में मैंने कुछ दास्तानें सुनी थी। तुम्हें शायद इस बात पर हैरत हो अली कि मैकनो एक आदमखोर कबीले का फर्द है। उस आदमखोर कबीले में कुछ लोग जा फंसे थे, उन्हें निकलने का मौका मिल गया। मैकनो को वो अपने साथ अगवा कर लाए थे। वो शायद कबीले के सरदार का बेटा था। उन लोगों के कुछ साथी आदमखोरों का लुकमा बन गए। चुनाचे इंतकामन मैकनो को अगवा किया गया था, लेकिन तकदीर अच्छी थी कि वो उनके इंतकाम का शिकार न हो सका और मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंचकर बेहतर अंदाज में परवरिश पाई। थोड़ी देर के बाद मैकनो वापस आ गया। उसने मुझसे कहा, चीफ, आगे बढ़ा जा सकता है। दरख्त यहाँ ज्यादा घने नहीं है और जितनी दूर तक मैं गया हूँ वहाँ मैंने जमीन भी ठीक ठाक ही पाई है। फाखरा बोली, तो फिर हमें यहाँ से आगे चल देना चाहिए। आतिफ ने कहा, मैडम, जिस जानलेवा और हौलनाक सफर के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसने आसाब को बुरी तरह कशीदा कर दिया है। क्या ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ आज का दिन आराम कर लें और कल सुबह को सफर किया जाए? फाखरा ने कहा, मैं इस बात को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखती आतिफ। अगर तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, मजबूरन ये फैसला कर लिया जाएगा। आतिफ ने कहा, दरअसल मैडम, हमारे जहन अब उलझन का शिकार हो गए हैं। फाखरा ने सर्द लहजे में कहा, मैं समझी नहीं आतिफ। वो बोला, देखिए ना, हर इंसान के सामने मंजिल का तसव्वुर होता है। हम स्टीफन ब्राकोडा की तलाश में सरगर्दा हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। हमारा मौजूदा सफर जिस अंदाज में जारी है इसका कोई नतीजा बरामद होता नजर नहीं आता। इस सूरत में आप खुद सोचें कि हमारा बददिल होना किस हद तक दुरुस्त है। स्टीफन ब्राकोडा की तलाश के साथ साथ अगर इस सफर में कुछ माली फवायद भी हासिल कर लिए जाएं तो क्या हर्ज है? फाखरा ने पूछा, किस किस्म के फायदे चाहते हो आतिफ? वो बोला, सहराए आजम में बेशुमार कीमती अशिया मौजूद होती हैं। हमें इजाजत दी जाए कि अगर कोई ऐसी सूरत सामने आए तो हम उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। फाखरा याकूबी मुताज्जिबाना अंदाज में उन दोनों को देखने लगी। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी बात सुनकर ताज्जुब हुआ है आतिफ। क्या इन हालात में फर्ज की अदायगी से बढ़कर भी कोई और तलब हो सकती है? आतिफ ने कहा, मैं मानता हूँ मैडम, लेकिन इस फर्ज की अदायगी के लिए एक बेनाम से तसव्वुर के साथ हमें इतना हौलनाक सफर नहीं करना चाहिए था। आप बताइए, अगर यहाँ से वापसी के बारे में सोचा गया तो उस दीवार को कैसे उबूर किया जाएगा? 3 मील लंबी इस दीवार पर वापसी का सफर पैदल तय करना मेरे ख्याल में किसी इंसान के बस की बात नहीं। फाखरा ने कहा, मैं तुम्हारी कमांडर हूँ, लेकिन हम सब किसी लालच की बिना पर यह काम नहीं कर रहे। तुम अगर इस चीज को पसंद करते हो तो मैं तुमसे इख्तिलाफ नहीं करूंगी। तुम दोनों अपने तौर पर जितने माली फवायद हासिल कर सकते हो, मुझे उस पर एतराज नहीं। मैकनो अब भी हमारी गुफ्तगू से लाताल्लुक एक दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ा एक मुड़े हुए चाकू से दरख्त की छोटी सी टहनी छील रहा था। उसकी निगाहें अतराफ में भटक रही थीं। चंद लम्हे के लिए नागवार सी खामोशी छाई थी। फिर फाखरा ने बड से कहा, बड, मैंने इन दोनों को इसकी इजाजत दे दी है, अगर तुम चाहो तो। वो बोला, हाँ मैडम, मैं अगर अपना कोई फायदा देखूंगा तो उसके हुसूल के लिए जरूर कोशिश करूंगा। आप मुतमईन रहें, लेकिन एक अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ हमें ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। इतनी देर आराम करने के बाद आसाब पुरसुकून हो गए हैं।
बेहतर है कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए। फाखरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, ठीक है आतिफ, लुत्फी, हमें आगे का सफर अभी शुरू करना है। उसके बाद वो उठ खड़ी हुई। मैंने उन लोगों से मजीद कोई गुफ्तगू न की। जब हम अपने बैग शानों पर लाद कर तैयार हो गए तो आतिफ और लुत्फी भी तू अनोकरहन उठे और हमारे पीछे पीछे चल पड़े। सफर की रफ्तार खासी तेज रखी गई थी। कुछ देर सफर करने के बाद मैंने सरगोशी के अंदाज में फाखरा से कहा, उन दोनों का बरगश्ता हो जाना ठीक नहीं है, ये तो अदम ताउन वाली बात है। वो बोली, मुझे खुद ताज्जुब है, बज़ाहिर तो ये बड़े ठीक किस्म के लोग थे। मैंने कहा, मुझे इनकी इस बरगश्तगी की जरा भी परवाह नहीं, ये खुद इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। फाखरा ने कहा, मैं जानती हूँ अली, प्लीज इन्हें इसी तरह रहने दो, हमें गुजारा तो करना ही है, शायद मुझसे उनके इंतखाब में गलती हो गई। मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इन्हें समझाने की अगर जरूरत पेश आए तो मुझे इसके लिए इजाजत दो। फाखरा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, किसी जगह कयाम करेंगे तो मैं खुद इनसे बात कर लूंगी। उस वक्त शाम झुकने लगी थी जब दफतन मैकनो के कदम रुक गए। उसने अपने शाखों जैसे दोनों हाथ फैला दिए और उसके कान अजीब से अंदाज में हिल रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से बोला, चीफ गड़बड़ है। मैंने चौंक कर कहा, कैसी गड़बड़? बोला, अतराफ में कोई मौजूद है या कुछ लोग जो हमारा ताकुब कर रहे हैं। बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें ये ख्याल अब 100 गज चलने के बाद आया होगा? वो बोला, नहीं बर्ड, ऐसी बात नहीं है, ये आहटें हमारे साथ साथ चल रही हैं। मैंने जंगली दरिंदों के बारे में भी सोचा था, लेकिन जंगली दरिंदे इतने मोहतात नहीं होते। शिकार पर हमला करते वक्त बेशक वो उसकी निगाहों से पोशीदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो यकीनी तौर पर इंसानी कदमों की आवाजें हैं। मैंने फाखरा याकूबी की तरफ देखा, वो भी कुछ उलझ सी गई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या करना चाहिए? मैंने कहा, आगे बढ़ते रहो, बेहतर यह है कि हम सफर की रफ्तार मजीद तेज कर दें और इस जंगल से निकलने की कोशिश करें। फाखरा ने कोई जवाब न दिया और हम ज्यादा रफ्तार से सफर करने लगे। अंधेरा उतरता चला रहा था। हमने उन आहटों को महसूस नहीं किया था जिनका तस्करा मैकनो ने किया था, लेकिन बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैकनो अफ्रीका का बाशिंदा था और उसकी हिस्सियात हमसे ज्यादा तेज थी। फिर एक कदरे साफ सुथरी जगह कयाम के लिए मुंतखब कर ली गई और वहीं पर हमने डेरे डाल दिए। रात तेजी से कदम बढ़ा रही थी। थोड़ी देर के बाद जंगल में गहरा अंधेरा छा गया। बर्ड ने 2 कार्बाइड लैंप रोशन कर दिए, लेकिन हम उस जगह खुद को निहायत गैर महफूज समझ रहे थे, चुनाचे सभी पूरी तरह तैयार थे। मैकनो मशीन गन संभाले बैठा हुआ था। इसी आलम में हमने खाना वगैरह खाया। बर्ड तो मस्त आदमी था, वो चाय बनाने के लिए बैठ गया। मैं चाय का आखिरी घूंट भी न ले पाया था कि दफतन यूं महसूस हुआ जैसे हमसे कुछ फासले पर ही कोई नीचे गिरा हो। आवाज खासी नुमाया थी। मैं उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन ये हिमाकत थी मेरी। फौरन ही एक फायर हुआ और गोली मेरे कपड़ों को छूती हुई गुजर गई। दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को जमीन पर गिरा दिया। बर्ड, फाखरा और दूसरे लोग भी मोहतात हो गए थे, लेकिन अब फायरिंग शुरू हो गई थी। अंधाधुंध गोलियां बरस रही थीं। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिरने लगी और यकायक ही जंगल का सुकून दरहम बरहम हो गया। फौरी तौर पर हम कोई मौसर कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं थे, सिवाय अपना बचाव करने के और कुछ नहीं किया जा सकता था। वो लोग यकीनन बहुत देर से हमारे ताकुब में थे। अब अचानक उनका पोल खुल गया था, चुनाचे वो मुकाबले पर आ गए थे। बर्ड ने लात मार कर लैंप लुढ़का दिए थे और तारीकी में चारों तरफ गोलियां बरसा रहा था। हम सभी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दफतन चंद चीखें लहराई और उसके बाद दूसरी तरफ से स्टेन गन्नों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी गईं। यहाँ तक तो सूरत हाल गनीमत थी, लेकिन जब एक दस्ती बम हमसे कुछ फासले पर आकर एक दरख्त की जड़ में फटा तो हमें सूरत हाल की शदीद संगीनी का एहसास हुआ। वो लोग बमों से भी मुसल्ला थे। मैंने कहा, फाखरा, फौरन हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद दूसरे लोगों से भी खिसक खिसक कर आगे बढ़ने के लिए कहा गया। खुशनसीबी से कोई 25 गज पीछे हटने के बाद हमें एक गहरा कटाव नजर आ गया और सबसे पहले मैं उस कटाव में कूद गया। बाकी लोगों को भी ये जगह गनीमत महसूस हुई थी। फाखरा याकूबी आहिस्ता से बोली, इसके अंदर ही अंदर यहाँ से आगे खिसकना चाहिए ताकि वो लोग गलत फहमी का शिकार हो जाएं। मैंने कहा, ठीक है। हम सब एक समत तय करके बर्क रफ्तारी से उस कटाव में आगे बढ़ने लगे। हमारी कोशिश यही थी कि हमारे कदमों की आवाजें पैदा न होने पाएं, लेकिन दरख्तों के सूखे पत्ते पैरों के नीचे आकर चीख रहे थे। हमने गोलियां चलाना बंद कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ से इस अंदाज में फायरिंग की जा रही थी जैसे कोई बाकायदा फौज मुकाबले पर आ गई हो। हम कटाव में रास्ते का तयन किए बगैर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर शायद हमारे दुश्मनों को इस बात का एहसास हो गया कि हम कटाव में मौजूद हैं। चुनाचे हमारे पीछे 2 दस्ती बम और फटे। वो शायद हमारे बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सके थे। अगर बम थोड़े से आगे फेंक दिए जाते तो यकीनी तौर पर हमारे लिए खौफनाक साबित हो सकते थे। जिस कटाव में हम दौड़ रहे थे वो तकरीबन 6 फुट गहराई में था।
चुनाचे हम उनकी निगाहों से पोशीदा तो थे, लेकिन खतरा यही था कि अगर ऊपर से बम्बों का इस्तेमाल शदीद कर दिया गया तो फिर जिंदगी मुहाल हो जाएगी। बर्ड ने मेरा हाथ पकड़ा और एक समत घसीट लिया। कटाव आगे चलकर बाईं समत घूम गया था। मैं आगे जाकर दीवार से टकराने ही वाला था कि बर्ड ने मुझे उससे बचाया और मैं सूरत हाल का अंदाजा करके उसके साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। बर्ड ने कहा, मेरा ख्याल है चीफ कि मेरी आंखें उल्लू की आंखों से कुछ मुशाबहत रखती हैं, क्योंकि रात की तारीकी में भी मैं बाआसानी देख लेता हूँ। आगे बढ़ो चीफ, आगे बढ़ो। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। फाखरा मेरे बिल्कुल साथ साथ थी और मैं उसके कदमों की आवाजें भी सुन सकता था। मैकनो शायद सबसे पीछे था। उसके आगे लुत्फी और आतिफ दौड़ रहे थे। फिर ये जमीनी कटाव खत्म हो गया और मजबूरन हमें ऊपर आना पड़ा। यहाँ दरख्त ज्यादा थे, अंधेरा भी यहाँ ज्यादा था, लेकिन दुश्मन को हमारी उस जगह पर मौजूदगी का भी इल्म हो गया था। चुनाचे अब गोलियां उस तरफ का रुख करने लगी थी। मैकनो यहाँ रुक गया। एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उसने मशीन गन को सेट किया और फिर अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। उसकी फायरिंग ने बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि हमारा ताकुब करने वाले लोग किसी हद तक गैर मोहतात होकर आगे आ गए थे। मशीन गन की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया था। बहुत सी चीखें फजा में गूंजी थीं और उसके बाद चंद लम्हे के लिए फायरिंग बंद हो गई। इस अरसे में आतिफ और लुत्फी ने तेजी से पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। फाखरा गुर्राए हुए अंदाज में चीखी, बेवकूफो कहाँ भाग रहे हो, साथ रहो वरना मर जाओगे। लेकिन आतिफ और लुत्फी या तो फाखरा की आवाज नहीं सुन सकते थे या फिर उन्होंने उस आवाज पर तवज्जो देने की जरूरत महसूस न की। तब फाखरा ने परेशान लहजे में कहा, ये अहमक मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैंने कहा, खुद जा रहे हैं तो जाने दो फाखरा, क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ से शायद कुछ और लोग भी आ गए थे, क्योंकि स्टेन गन्नों से बरसाई हुई गोलियां अब हमारे आसपास से गुजर रही थीं। मजबूरन ये जगह भी छोड़ना पड़ी। मैकनो ने दफतन घबराए हुए लहजे में कहा, चीफ, मशीन गन साथ छोड़ गई है, इसका आखिरी कारतूस भी खत्म हो गया है। मैंने कहा, इसे यहीं पड़ा रहने दो, आओ। और मैकनो हमारे साथ दौड़ने लगा। फाखरा को एक बार ठोकर लगी तो मैकनो ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और आहिस्ता से बोला, सॉरी मैडम, बराहे करम मेरा सहारा लिए रहें। फाखरा ने कोई जवाब न दिया। हम दौड़ रहे थे और गोलियां हमारा ताकुब कर रही थीं। फिर दौड़ते हुए बर्ड मेरे करीब आया और बोला, चीफ, क्या ख्याल है, हम दरख्त पर चढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों न करें। मैंने पूछा, और बाकी लोग? वो बोला, उन्हें आगे निकल जाने दें, हम बिलाखिर उनसे मिल ही लेंगे। मैंने फाखरा को इस तजवीज से आगाह किया तो वो बोली, नहीं, चलेंगे तो सभी साथ चलेंगे। मैकनो ने कहा, बर्ड का कहना दुरुस्त है मैडम, हम सीधे चलते रहेंगे और इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि बर्ड का इंतजार किया जा सके। फाखरा ने कहा, ये आतिफ और लुत्फी न जाने कहाँ मर गए हैं। मैकनो ने कहा, वो सामने जा रहे हैं, मैं उनकी आहटें महसूस कर रहा हूँ। फाखरा ने कहा, बर्ड जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बर्ड ने कहा, आप मुतमईन रहें, आइए चीफ। ये कहकर वो एक दरख्त की जानिब बढ़ गया। दरख्त पर चढ़ने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बर्ड दरख्त की एक शाख पर पहुंच गया था और सूरत हाल का जायजा ले रहा था। वो आहिस्ता से बोला, मैं उन्हें देख रहा हूँ चीफ, वो पहाड़ी कटाव उबूर कर रहे हैं। वो लोग यही समझेंगे कि हम बहुत आगे जा चुके हैं और जब वो इस कटाव को उबूर करके ऊपर आएंगे तो हम उन्हें निशाना बना लेंगे। मैंने कहा, मगर मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो बोला, राइफल की नाल उस तरफ कर लो चीफ, बस ये बेहतर जगह है, फुर्ती से काम लेना है, इसी सीध में गोलियां बरसाना शुरू कर देना। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर बर्ड को देखा। वो एक दो शाखे पर बैठा हुआ था। माहौल अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी निगाहों में भी वाज़ेह होता जा रहा था। कम से कम हयूले महसूस कर सकता था। दफतन मैंने एक हौलनाक फुनकार सुनी और चौकन्ना हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फुनकार उसी जगह उभरी थी जहां बर्ड बैठा हुआ था। और फिर मैंने बर्ड की तकलीफ ज़दा आवाज सुनी। उसने सांप को गाली दी। मैंने घबराए हुए लहजे में उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो बर्ड बोला, चीफ, ये खंजीर ज़्यादा पता नहीं कहाँ से आ गया था। मैंने इसका सर तो पकड़ लिया है, लेकिन अब ये फुर्ती से अपने बदन को मेरे बदन पर लपेट रहा है। मैंने कहा, ओह बर्ड, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं आगे बढ़ा तो बर्ड जल्दी से बोला, चीफ प्लीज अपनी जगह जमे रहो, मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा, बस उन लोगों का ख्याल रखो, देखो शायद वो ऊपर आ गए हैं। उस वक्त बर्ड वाकई एक माफौकुल फितरत हस्ती की तरह मेरे जहन पर मुसल्लत हो गया था। जो कुछ मैं देख रहा था वो नाकाबिले यकीन था। बर्ड ने अपने एक हाथ से सांप का सर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में राइफल संभाले हुए था। उसकी आसाबी कुव्वतों से मैं पहले ही वाकिफ था, लेकिन उस वक्त जो कुछ मेरी निगाहें देख रही थीं वो भी कम हैरत अंगेज नहीं था। सांप काफी बड़ा और तकरीबन 3 इंच मोटा था और अपनी कुव्वत से बर्ड को 2 शाखे से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्ड अपनी पूरी कुव्वत से उसके सर को काबू में किए हुए था। इस दौरान उसने एक हाथ से राइफल सीधी करके फायरिंग शुरू कर दी। मैं रात के अंधेरे में दुनिया का हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। मैंने बमुश्किल तमाम बर्ड से कहा, बर्ड
तुम इन लोगों की फिक्र न करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। लेकिन बर्ड ने मेरी बात सुने बगैर कई फायर दूसरी तरफ झोंक दिए। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा सके थे कि गोलियां बुलंदी से चलाई जा रही हैं। चुनांचे वो बर्क रफ्तारी से फायरिंग करने लगे और गोलियां उस दरख्त के तने में पेवस्त होने लगी जिस पर हम मौजूद थे। अब बर्ड को अपनी फिक्र हो गई थी क्योंकि राइफल वो दोबारा लोड नहीं कर सकता था। मेरी तवज्जो उसकी तरफ थी, लेकिन जब जब कोई हजूला मेरी नजर में आता उस पर गोली चला देता। यहाँ शायद उन लोगों की तादाद कुछ कम हो गई थी क्योंकि फायरिंग में भी शिद्दत नहीं थी और ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। मैं बर्ड की तरफ देखने लगा। बर्ड ने अपनी राइफल नीचे फेंक दी थी और अब दूसरे हाथ से अपनी पुश्त पर बंधा हुआ कैनवस का थैला खोलने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एक गोली दरख्त की कोई शाख तोड़ती हुई निकल गई और मैं चौंक कर सामने देखने लगा। 3 साए आगे की तरफ हरकत कर रहे थे। मैंने फुर्ती से 3 फायर किए और उन्हें कलाबाजी खाते हुए देखा। दफतन धप की एक आवाज उभरी और कोई चीज नीचे गिरी। मेरा दिल हौल गया। मैं यही समझा कि बर्ड नीचे गिरा है, लेकिन पता चला कि बर्ड का कैनवस का बैग नीचे गिर पड़ा है। फिर मैंने एक हल्की सी चमक देखी जो यकीनी तौर पर बर्ड के चाकू की थी और उसके बाद दफतन बर्ड ने एक हल्की सी आवाज के साथ अपने पूरे बदन को जोर से झटका दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था कि उसने क्या किया है। सांप के बल खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद बर्ड ने उसे नीचे धकेल दिया। मैंने कहा, बर्ड क्या तुम सांप की मुसीबत से आजाद हो गए हो? वो बोला, सांप जिंदगी की मुसीबत से आजाद हो गया है चीफ। मैंने इस कमबख्त का सर काट कर फेंक दिया है। मैंने इत्मीनान की सांस ली। वेरी गुड बर्ड, वेरी ग्रेट। बोला, शुक्रिया चीफ, मैं आपके ये अल्फाज याद रखूंगा। मगर ये कमबख्त कहाँ मर गए? मुझे भी अब एहसास हुआ कि देर से कोई गोली नहीं चलाई गई। हम दोनों दरख्त के ऊपर बैठे मुताजिबाना निगाहों से इधर उधर देखते रहे। खदशा ये था कि शायद वो लोग हमारे बरामद होने का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर नीचे उतरना खतरनाक था। हम अपनी जगह जमे रहे, मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे ख्याल आया कि हमारा ज्यादा देर तक फाखरा वगैरह से दूर रहना उन्हें तशवीश में मुब्तला कर सकता है। मैंने कहा, हमें नीचे उतरने का खतरा मोल लेना पड़ेगा बर्ड, यहाँ बैठकर मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। वो आहिस्ता से बोला, ओके चीफ, और हम दोनों दरख्त से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचने के बाद हम बड़े मोहतात अंदाज में आहटें लेते हुए उसी समत चल पड़े जिधर फाखरा याकूबी वगैरह गए थे। हर तरफ तकरीबन खामोशी छाई हुई थी। हमारे कान हर लम्हा किसी आहट के मुंतजिर थे, लेकिन किसी भी किस्म की कोई आहट कहीं से नहीं उभरी थी। हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।